नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसआर। आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे वो है अम्ल, क्षारक और लवण। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, यानी कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 का अध्ययन आप इससे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मैं पार्ट 1 पहले से ही अपलोड कर चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं। यह वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में जो कि इसका पार्ट 1 था उसमें आपने पढ़े 75 एमसीक्यूज और इसमें आप स्टडी करेंगे 60 एमसीक्यूज की। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? जो जलीय विलयन होता है उसकी अम्लता के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है वो होता है पीएच मीटर। बाकी के ऑप्शंस में ऑप्शन ए दे रखा है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर किसके लिए होता है? आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। दूसरा है पैरामीटर। एक्चुअल में पैरामीटर क्या है? पैरामीटर कोई मीटर नहीं है, कोई मशीन नहीं है। पैरामीटर क्या होते हैं? देखिए, कोई पानी है तो उस पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए क्या चाहिए? हमें पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए कुछ चाहिए ना कि भाई ये खराब है या सही है। ठीक है, तो उस पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए या कोई पदार्थ की क्वालिटी जो होती है लिक्विड, उसको चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे पीएच है, कंडक्टिविटी है, सिलिका है, टर्बिडिटी है, ये होते हैं पैरामीटर। ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है, करंट स्पीड को, यानी कि तात्क्षणिक चाल को। उस समय कितनी स्पीड से, जैसे कोई गाड़ी है और वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, इसका मतलब उसकी जो तात्क्षणिक चाल है वो क्या है? 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। वो एक स्पीड से तो चलती नहीं है, कभी 100 किलोमीटर की, कभी 110 किलोमीटर। तो वो जो उस समय की जो चाल होती है उसको क्या मापता है? स्पीडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच होता है 7। निम्नलिखित में से हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है। हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है। पहले ये जान लो कि हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं। तो हाइड्रा अम्ल वो होते हैं जो हाइड्रोजन रखते हैं और ऑक्सीजन नहीं रखते। इनमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको। इन्हें कहते हैं हाइड्रा अम्ल। तो यहाँ पे H2SO4 जो है वो क्या है? हाइड्रा अम्ल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है साथ में। इसे कहते हैं ऑक्सी अम्ल। ठीक है, तो बाकी के जो ऊपर के जो 3 ऑप्शन हैं वो क्या होंगे आपके? हाइड्रा अम्ल। इनमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ऊपर के 3 ऑप्शन HCl, HI और HBr, ये तीनों क्या हो जाएंगे? हाइड्रा अम्ल। और H2SO4 क्या हो जाएगा? ऑक्सी अम्ल। नेक्स्ट है संचायक बैटरी बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? संचायक बैटरी बनाने में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल यूज आता है। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? मोहर लवण का रासायनिक सूत्र होता है आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का लवण .6H2O, FeSO4 NH4 SO4 .6H2O। नेक्स्ट क्या है? मोहर लवण है। मोहर लवण क्या है? मोहर साल्ट, सरल लवण, संकर लवण, द्विक लवण या जटिल लवण। तो ये देखिए, ये है मोहर लवण, अभी पढ़ा था हमने। तो FeSO4 और NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी कि फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट 2 लवण से मिलकर बना है ये। ठीक है, और इन दोनों के विलयन के वाष्पीकरण से बना हुआ है। तो वो लवण जो 2 सरल लवण के विलयन के वाष्पीकरण से बनता है वो कहा जाता है द्विक लवण। ठीक है, तो मोहर साल्ट कौन सा हुआ? मोहर साल्ट हुआ द्विक लवण। निम्नलिखित में से सरल लवण का उदाहरण नहीं है।
जो नीचे दिए गए इनमें से सरल लवण का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहला तो सरल लवण कौन से होते हैं, तो सरल लवण वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हुए, ये तो होते हैं सरल लवण। तो इसमें जो दे रखा है आपके सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये सरल लवण के उदाहरण हैं। और जो नीचे दिया हुआ है CaOCl और आगे Cl दिया हुआ है ब्रैकेट के बाहर, ये किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का, यानी कि विरंजक चूर्ण का। ये मिश्रित लवण का उदाहरण है। किसका है, मिश्रित लवण का उदाहरण। मिश्रित लवण क्या होते हैं एक्चुअल में, वो भी आप जान लो। मिश्रित लवण में क्या होता है, एक अम्ल दो क्षार या एक क्षार दो अम्ल, ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, जो लवण बनाते हैं, वो कहा जाता है मिश्रित लवण। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, मिश्रित लवण का। विरंजक चूर्ण किसका होगा, मिश्रित लवण का एग्जाम्पल। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है वाष्पीकरण की उच्चतम दर। यहाँ जो वाष्पीकरण की दर होती है मृत सागर में, उसकी दर उच्चतम होती है, इसलिए इसकी लवणता ज्यादा पाई जाती है। सर्वप्रथम पीएच मान का स्केल निर्धारण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये थे सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पदार्थ विलयन में अंडे के कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, वह पदार्थ निम्न में से कौन सा है। तो आपने देखा चूने के पानी में कौन सी गैस है जिसको प्रवाहित करने पर दूधिया कलर हो जाता है, तो वो होती थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो दूधिया कलर मिलता था वो किसके कारण मिलता था, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो गैस तो कौन सी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, कवच से अभिक्रिया करके, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो जो कवच होगा वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। उससे यदि एसिड रिएक्शन करेगा HCl तो क्या बनेगा आपका CO2, ठीक है। और यही CO2 दूधिया कलर देती है। तो इसका मतलब कौन सा पदार्थ हुआ, HCl। HCl अंडे के छिलके से या कवच से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। तो अंडे का जो कवच होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट से जो रिएक्शन करेगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ, तो जैसे जैसे सागर में अंदर जाते हैं तो उसकी लवणता क्या होती है, बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है पीएच मूल्यांकन दर्शाता है। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है, ताजे दूध का पीएच 6 होता है, जब ये खट्टा हो जाता है तो पीएच क्या होगा। ताजे दूध का पीएच एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है 6, ठीक है। और इसकी जनरली जो रेंज होती है वो होती है 6 से 6.6। तो ये जब खट्टा हो जाएगा तो इसकी पीएच हो जाएगी 6 से कम, क्योंकि खट्टा होने का मतलब है लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो उसकी पीएच क्या होगी, एसिड की 6 से कम हो जाएगी। वह लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो जल का जो अवशोषण करता है वो लवण कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। अब बाकी की टर्म और दे रखी है तो कई बार कंफ्यूजन होता है, तो ये आपको बताता चलता हूं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरोधी, यानी कि जो वाटर को रिपेल करते हैं, ठीक है, जल का विरोध करते हैं, जल से दूर भागते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल रागी, यानी कि जो जल से प्रेम करते हों। और हाइग्रोस्कोपिक आपने पढ़ाई है अभी, जो जल का अवशोषण करते हों। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि हाइड्रोफिलिक और हाइग्रोस्कोपिक दोनों ही जल से प्रेम करते हैं, लेकिन फर्क है यहाँ पे क्या है, देखिए हाइड्रोफिलिक क्या करता है, जल से बंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और नया यौगिक बनाता है। लेकिन
हाइग्रोस्कोपिक के केस में क्या होता है, जल का केवल फिजिकल अवशोषण होता है, यहाँ बंद नहीं बनते हैं। यदि गर्म करेंगे तो जल वापस निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोफिलिक के केस में क्या होगा, यौगिक बन जाएगा और वो हीट से वापस जल नहीं निकलेगा वहां से। तो ये अंतर है इसमें मेन। अब ऑप्शन 4 दिया हुआ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से निर्जलीकरण मान लीजिए, यानी कि कंसंट्रेट हो जाएगी कोई भी चीज उसमें, यानी जल कम हो जाएगा, इसे कहते हैं एनहाइड्रस, यानी बिना जल के, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कच्ची शर्करा के किण्वन से औद्योगिक स्तर पर कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है। कच्ची शर्करा के किण्वन से औद्योगिक स्तर पर कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे प्राप्त किया जाता है सिट्रिक अम्ल। निम्न में से अम्लराज बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। अम्लराज मतलब एक्वारेजिया बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो अम्लराज बनाने में HNO3 प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल। अम्लराज कैसे बनाया जाता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 अनुपात में लेते हैं तो बन जाता है एक्वारेजिया। सौंदर्य प्रसाधनों में त्वचा की सुरक्षा में प्रयुक्त उत्पादों में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ये होता है मैलेइक अम्ल। सौंदर्य प्रसाधनों में या त्वचा की सुरक्षा में प्रयुक्त उत्पादों में कौन सा प्रयोग किया जाता है, मैलेइक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, सभी धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो ये बिल्कुल सही है, जो धातुएं हैं वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ऑप्शन बी है, कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो ये भी सही है, कुछ धातुएं जो है वो क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी है, सभी धातुएं क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो ये गलत है, सभी धातुएं नहीं करती, कुछ धातुएं क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ऑप्शन सी आपका असत्य कथन हो गया। ऑप्शन डी दिया हुआ है, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। लाल चींटियां या बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इनमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। इसे कहते हैं मिथेनोइक अम्ल। जो इसका रासायनिक नाम है वो क्या है, मिथेनोइक अम्ल। ये इनके अलावा मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है, आपने पढ़ा था पिछले पार्ट में। और नेटल पौधे जो हैं उनकी पत्तियों के तंतुओं में भी पाया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में, नेटल पौधे के तंतु में, लाल चींटियों में और बिच्छू में। नेक्स्ट क्या है, पेट्रोलियम के शोधन तथा विस्फोटक निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन और विस्फोटक निर्माण में यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अनानास यानी पाइनएप्पल में कौन से 2 अम्ल उपस्थित होते हैं। अनानास यानी पाइनएप्पल में 2 कौन से अम्ल होते हैं, सिट्रिक अम्ल और मैलेइक अम्ल। कौन कौन से हैं, सिट्रिक अम्ल और मैलेइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, जल में घुलनशील क्षारक यानी बेस को क्षार एल्कली कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, सभी क्षारक बेस या जल में विलय नहीं होते। तो ये भी सही है, सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं। ये ऑप्शन सही है, सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है, सभी क्षारक क्षार कहलाते हैं। ये गलत है, क्योंकि सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार नहीं कहलाते हैं। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अंगूर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो अंगूर में भी 2 अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं अंगूर में, 2 अम्ल। ये होते हैं मैलेइक अम्ल तथा टार्टरिक अम्ल। ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है,
गेहूं में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? गेहूं में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? गेहूं में होता है ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक एसिड। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि धोने का सोडा की थोड़ी सी मात्रा में 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दें तो क्या होगा? धोने का सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CA3.10H2O। अब यहाँ कार्बोनेट है, ये HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा? कार्बोनेट है तो CO2 निकलेगा। HCl से रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट क्या होगा? CO2 होगा। बाकी लवण बनेगा और H2O निकलेगा। तो आंसर क्या होगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। निम्नलिखित में से गलत सेट चुनिए। गलत सेट कौन सा है जो दिए हुए इनमें से? अवयव दे रखा है और पीएच दे रखी है। मुंह के लार की पीएच 7.2, आंसू की दे रखी है 5.0। ये गलत है। आंसू की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। खाने के सोडा की 8.4 सही है। कॉफी की सही है 4.9 से 5.0। तो ये गलत हो जाएगा, आंसू वाला ऑप्शन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? तो देखिए, अमोनियम क्लोराइड बनता है अमोनिया और HCl की रिएक्शन से, यानी कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन से। HCl क्या होता है? HCl होता है प्रबल अम्ल और अमोनिया क्या होता है? दुर्बल क्षार। तो जो साल्ट बनता है उसमें गुण किसके आएंगे? जो प्रबल होता है, प्रबल और दुर्बल आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रबल के गुण आएंगे, यानी कि यहाँ प्रबल क्या है? HCl एसिड है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसका जलीय विलयन में कैसे गुण होंगे? थोड़े से एसिडिक गुण होंगे। ये विलयन थोड़ा एसिडिक साइड में होगा। ठीक है। H2O और जलीय NaOH के जलीय विलयन दोनों ही रंगहीन होते हैं। इनमें विभेद कैसे किया जा सकता है? तो देखो, H2O यानी कि जल और NaOH दोनों रंगीन होते हैं, लेकिन NaOH क्या है? क्षारक है। अब क्षारक के लिए लिटमस कौन सा यूज किया जाएगा? आपको पता है क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देते हैं। तो यूज करेंगे कौन सा? लाल लिटमस। लाल लिटमस से क्या होगा? जल में डुबाएंगे तो जल में तो कोई रिएक्शन ही नहीं देगा भाई, कोई कलर नहीं देगा। ठीक है। और जब NaOH का जो विलयन है उसमें डुबाएंगे तो कैसा कलर देगा? नीला कलर देगा। तो कलर भले ही सेम है जल का और NaOH के जलीय विलयन का, लेकिन उनका पता लगा सकते हैं हम कि ये जल है और ये NaOH का विलयन है। किससे? लिटमस पत्र से। जल में तो लिटमस पत्र कोई रंग देगा नहीं और NaOH के साथ कैसा रंग देगा? नीला कलर देगा। लाल लिटमस नीले में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल लिटमस द्वारा। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। सामान्य लवण का मतलब NaCl, खाने का नमक। तो ऑप्शन ए गलत है। सोडियम एवं क्लोरीन के प्राकृतिक अणु दे रखा है, ये गलत है। ऑप्शन बी है सोडियम के ऋणात्मक आयन एवं क्लोरीन के धनात्मक आयन। तो क्लोरीन तो ऋणात्मक आयन के रूप में रहता है, सोडियम धनात्मक आयन के रूप में रहता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, ये सही है। सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन के रूप में रहता है। ऑप्शन फोर्थ भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण मान होता है 1 × 10⁻⁷। इसको 10⁻⁷ से भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ जिसका उपयोग साबुन बनाने और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है तथा उसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा कहा जाता है NaOH को। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NaOH। नेक्स्ट है, भस्म वह पदार्थ है जो, भस्म का मतलब क्या है? भस्म का मतलब है क्षारक।
ठीक है, तो ये कौन से पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं? प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारक। और ये किसकी अवधारणा थी? ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा। ये आपको ध्यान रखनी है, किसकी अवधारणा है? ब्रोंस्टेड है लोरी की। उन्होंने कहा था जो H+ देते हैं यानी प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और H+ ग्रहण करते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। नेक्स्ट, अम्लराज यानी एक्वारेजिया मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें 1:3 के अनुपात में मिले होते हैं। HNO3 का अनुपात जो पार्ट होता है वो 1 होता है, और 3 पार्ट किसके रहते हैं? HCl के रहते हैं। वह विलयन जो अम्ल व क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता व क्षारकता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है कहलाता है। ये बफर विलयन कहलाता है। बफर विलयन में क्या होता है? थोड़ा बहुत अम्ल और क्षार डाला जाए तो वो उसे एडजस्ट कर लेता है और उसके pH में परिवर्तन नहीं होने देता है। निम्नलिखित में से किसे प्रोटॉन कहा जाता है? तो प्रोटॉन किसको कहा जाएगा? ये हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो H+ बन जाता है और मात्र रह जाता है उसमें प्रोटॉन, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किसे कहा जाएगा? H+ को। वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं अथवा किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये किसकी अवधारणा है? ब्रोंस्टेड एंड लोरी की अवधारणा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अम्ल, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है जो नीचे दिए हुए हैं? ऑप्शन ए दे रखा है, क्षार मिथाइल ऑरेंज के रंग को पीला कर देता है। तो देखिए यहाँ देखिए आप, ये ऊपर जो है ये लाइनिंग से ऊपर क्षारीय माध्यम है, नीचे अम्लीय माध्यम है। तो क्षार क्या करते हैं? मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देते हैं। पहला जो दे रखा है वो मिथाइल ऑरेंज का है स्टिकर जो आपको दिख रहा है, और जो सेकंड दिख रहा है वो फिनोफ्थलीन का है। ठीक है, तो नीचे एसिडिक मीडियम और ऊपर क्षारीय मीडियम। अब आप देखिए ऑप्शन 2 क्या है? अम्ल मिथाइल ऑरेंज के रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज का जो फर्स्ट है उसमें नीचे अम्ल जो है उसमें क्या है? लाल रंग दिख रहा है, तो अम्ल क्या कर देता है? लाल रंग में परिवर्तित कर देता है मिथाइल ऑरेंज को। ये सही है। अब ऑप्शन सी क्या दे रखा है? अम्ल फिनोफ्थलीन के साथ कोई रंग नहीं देता। तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए अम्ल जो है नीचे फिनोफ्थलीन का रंग कैसा है? कलरलेस है, रंगहीन है। तो बिल्कुल सही है, अम्ल फिनोफ्थलीन के साथ कोई रंग नहीं देता है। ऑप्शन डी है, क्षार फिनोफ्थलीन के रंग को नीला कर देता है। तो क्षार फिनोफ्थलीन के रंग को नीला नहीं करता है, ये गलत है। कैसा करता है? देखिए पिंक कलर कर देता है। आप देख रहे हो ये फिनोफ्थलीन का है जो सेकंड है, पिंक कलर कर देता है, नीला नहीं पिंक यानी गुलाबी। तो ऑप्शन डी आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसका pH मान गलत है? pH मान गलत किसका है? समुद्र का पानी, इसकी pH 7.8 है, शराब 3.0 टू 3.4, चूना पानी 10.5, सिरका की दे रखी है 7। सिरका होता है अम्ल, ठीक है, तो 7 हो ही नहीं सकती। सिरका की pH होती है 2.5। तो गलत कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। pH स्केल के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया? तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये सोरेनसन थे। नेक्स्ट है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाएं तो उत्पाद के रूप में जिंक सल्फेट के साथ कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो H2SO4 से जब जिंक रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है?
अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, बिल्कुल सही है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धातु और तनु अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं, तो ये भी सही है। धातु और तनु अम्ल आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी क्या है? धातु ऑक्साइड और क्षार आपस में अभिक्रिया नहीं करते। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो पहले से ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो क्षार क्या रिएक्शन करेंगे, इसलिए धातु ऑक्साइड और क्षार आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट क्षार से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि क्षार की जगह अम्ल से अभिक्रिया करके बनाते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ये किससे अभिक्रिया करके बनाते हैं? अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? दूध का पीएच 6.6 होता है, बिल्कुल सही है। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, ये सही है। मानव लार का पीएच 5.5 होता है, ये गलत है, क्योंकि मानव लार का पीएच जो है 7 से 7.2 के आसपास होता है। ब्लैक कॉफी का पीएच मान 10.0 होता है, ये भी गलत है। इसका मान 4.9 से 5.0 के बीच होता है। तो दो ऑप्शन गलत हो गए, सी और डी। ऑप्शन ऊपर के ए और बी दोनों सही है, तो सी और डी जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत कथन है। स्विमिंग पूल में पानी का नीला कलर करने के लिए क्या डाला जाता है? स्विमिंग पूल में पानी का नीला कलर करने के लिए डाला जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट .5H2O क्या होता है? ये होता है नीला थोथा। ठीक है, ये पानी में डाल दिया जाए तो कलर कैसा हो जाएगा? पानी का नीला हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ 5H2O ना भी हो और केवल कॉपर सल्फेट डाला जाए तो भी क्या होगा? कॉपर सल्फेट H2O ग्रहण कर लेगा और अपना कलर कैसा कर लेगा? नीला कलर कर लेगा, और पानी का कलर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3। ठीक है, तो इसका जो उपयोग है वो किया जाता है आतिशबाजी के सामान बनाने में, गन पाउडर बनाने में, उर्वरक के रूप में। उर्वरक आपने पढ़ा होगा, पोटाश उर्वरक जो खाद होते हैं, तो ये किसके उपयोग से बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट के उपयोग से। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है, क्योंकि? तो देखिए, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है यानी कि आश्रित वाटर जो होता है वो होता है शुद्ध जल, उसमें कुछ अशुद्धियां नहीं होती हैं। जबकि जो वर्षा का जल है, वर्षा के जल में काफी सारी अशुद्धियां होती हैं। उसमें कुछ अम्ल भी होते हैं, कुछ क्षार भी होते हैं, कुछ लवण भी होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? विद्युत का चालन करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बरसात के जल में कई अशुद्धियां होती हैं, जैसे अम्ल, क्षार, आयन या और भी कई जो आयनिक पदार्थ हैं, लवण। ठीक है, तो इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? कारण बताइए। आर्द्रता रोधी यानी कि जो बाहर की आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी, उससे बचा रहे। तो होता क्या है? देखिए, ये कैल्शियम सल्फेट .12H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या करता है? आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। आर्द्रता का मतलब H2O। ठीक है, ये ग्रहण करके क्या बना लेता है? जिप्सम। और जिप्सम क्या होता है? ठोस होता है। एक बार जिप्सम बन गया तो कोई काम का नहीं रहेगा। ऑप्शन ए देखिए, अब क्या है? क्योंकि यह जल के संपर्क में आने पर जिप्सम में बदल जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, यह जल को अवशोषित कर कठोर पदार्थ बन जाता है, बिल्कुल सही है। सी है, जल को अवशोषित करके अनुपयोगी हो जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
निम्नलिखित में से सार्वत्रिक सूचक के बारे में सत्य कथन है। सार्वत्रिक सूचक मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में क्या है, पहला दिया हुआ है यह पेड़ पौधों से बनाया जाता है, दूसरा है संश्लेषित सूचक है, तीसरा है गंधीय सूचक है। तो ऊपर के 3 ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन है यह विभिन्न प्रकार के सूचकों से बनाया जाता है जो भिन्न पीएच पर भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो कई प्रकार के यानी कि विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है जो अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षारकीय लवण बनता है, क्षारकीय यानी कि जिसमें क्षार के गुण हो, तो वहां ध्यान रखना है आपको प्रबल क्षार होगा और दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से, ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अम्ल दुर्बल होगा और क्षार क्या होगा, प्रबल होगा। अम्लीय लवण बना होता है, तो अम्लीय लवण किससे बना होता है, ध्यान रखिए, क्षारीय लवण होगा तो प्रबल क्या होगा, क्षार होगा, और अम्लीय लवण होगा तो वो किससे बनेगा, वहां अम्ल प्रबल होगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनता है वो कैसा रहता है, अम्लीय लवण रहता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। एग्जाम्पल के लिए अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए या कॉपर सल्फेट ले लीजिए, ये दोनों प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के रिएक्शन से बनते हैं, इसलिए ये क्या हैं, ये हैं अम्लीय लवण के उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्लोर क्षार अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लोर क्षार अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है पहले ये जान लेना आवश्यक है। वे अभिक्रिया जिनमें क्लोरीन उत्सर्जित होती है, यानी क्लोरीन बनती है और दूसरा क्या बनता है, क्षार बनता है। ठीक है, तो वो कहलाती है क्लोर क्षार अभिक्रिया। जैसे ऑप्शन ए देखिए, यहाँ NaCl और H2O की रिएक्शन से क्या बनता है, NaOH जो कि क्षार है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे दोनों चीज बनी, क्षार भी बना है और क्लोरीन भी बनी है, तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी इसमें लवण बना है और H2O बना है, तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन सी अभिक्रिया है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस क्या दे रखा है, POP के साथ में क्या दे रखा है, H2O, XH2O और कैल्शियम सल्फेट डॉट बाई H2O प्रोडक्ट में बना रखा है। X और बाई का पूछा है, X क्या है और Y क्या है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O जब जल से रिएक्शन करता है तो जल के 1.5 अणु लेता है, ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बनाता है। तो X क्या हो गया यहाँ पे 1.5 और Y क्या हो गया 2। तो X की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 और Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.0। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का पीएच कितना होता है, साधारण नमक का पीएच कितना होता है NaCl का, इसका होता है 7। उदासीन होता है तो कैसे, HCl और NaOH दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिश्रण से क्या बनता है NaCl। इनको मिलाने पे इनका जो HCl और NaOH है, इनके जलीय विलयन को मिक्स करने पे क्या बनता है NaCl। और ये उदासीन क्यों होता है, क्योंकि इनके पूर्ण उदासीनीकरण से ये बनता है। pH बराबर क्या होता है, तो pH बराबर होता है log 1/H प्लस की सांद्रता। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में बंद करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, सांद्रता। तो इसे लिखा जा सकता है माइनस log H प्लस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइनस log H प्लस। नेक्स्ट है pH प्लस POH बराबर क्या होता है, तो pH का मतलब तो हमने पढ़ा है अभी, माइनस log H प्लस की सांद्रता। ठीक है,
अब POH, तो इसी तरह से POH होता है, ये हो जाएगा माइनस log OH माइनस। ठीक है, इनका जो वैल्यू होती है, दोनों का जो जोड़ होता है वो हमेशा कितना होता है, 14 आएगा। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, सांद्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो H प्लस ये ब्रैकेट में बंद दे रखा है, OH माइनस ये भी ब्रैकेट में बंद है बड़े में, यानी कि इनकी जो सांद्रता है वो कितनी होती है ये ध्यान रखनी है। तो PH प्लस POH बराबर तो होता है 14। इसी को दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, H प्लस और OH इनकी सांद्रता का जो गुणक होता है वो कितना मिलता है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो ये भी ध्यान रखना है, H प्लस और OH की सांद्रता का गुणक कितना मिलता है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एक्वारेजिया किसे कहा जाता है? एक्वारेजिया कहा जाता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को, जो कि 1:3 की रेशियो में होता है। जो नाइट्रिक अम्ल है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, वो होता है 1 पार्ट में, और सांद्र HCl अम्ल होता है वो होता है 3 पार्ट में। इस मिश्रण को कहा जाता है एक्वारेजिया। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या है? पोटास एलम का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। कई बार इसमें यह भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि पोटास एलम का जो रासायनिक सूत्र होता है उसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यह आपको याद रखनी है, कितनी होती है इसमें जल के अणुओं की संख्या, ये होती है 24। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या है, CaCO3। ठीक है, अब द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इनका कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 यानी कि टोटल 48 हो गया ऑक्सीजन के। अब इनका सबका टोटल कर लीजिए, 40 प्लस 12 प्लस 48 तो कितना हुआ, 100। कार्बन की परसेंटेज पूछी है तो कार्बन का परसेंटेज कैसे हो जाएगा, 12 अपॉन जो टोटल इसका मॉलिक्यूलर जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो कितना आ जाएगा, 12%। नेक्स्ट क्या है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताजे दूध में यदि बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, तो पीएच बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है, दूध का पीएच बढ़ जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। जब बेसिक नेचर का हो जाएगा तो जल्दी से खट्टा नहीं होगा, यानी कि इसका फायदा भी रहेगा, यानी कि वो जल्दी से खराब नहीं होगा दूध। ऑप्शन सी दूध का पीएच कम हो जाएगा, ये गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। तो यहाँ होता है आपका अम्ल, क्षार और लवण का पार्ट 2 समाप्त। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।